सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की सीरीज को, जिसमें हम लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे थे कॉटलिन के थ्रू। तो आज की वीडियो में हम लोग कॉटलिन को थोड़ी देर के लिए साइड हटा देते हैं और बात कर लेते हैं यूजर इंटरफेस वाले पार्ट के लिए, क्योंकि यूआई वाला पार्ट जो है, लेआउट वाला जो पार्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है हम लोग के लिए। तो क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा लेआउट्स ही होती हैं कि हम लोग पास लीनियर लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट है, कौन सी लेआउट हम लोग यूज़ करें। ओके, आज मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने अपनी वीडियो में सारी लीनियर लेआउट्स का यूज़ किया। तो लीनियर लेआउट्स का यूज़ मैं क्यों कर रहा था इतने टाइम से, क्योंकि जो वीडियोस बनाने के लिए वो इजी रहता है मेरे लिए, इसलिए मैं लीनियर लेआउट्स का यूज़ कर रहा था। अब मैं आज बात करूँगा कंस्ट्रेंट लेआउट की। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं एंड्रॉइड पढ़ रहा था तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात क्या थी कि मैंने मान लीजिए कोई एक ऐप बनाया, तो एक 5 इंच का स्क्रीन है, स्क्रीन साइज़ वाला फ़ोन है, एक 6 इंच का है, कोई 6.5 इंच का है, कोई 4.5 इंच का ही है। तो सारी जो स्क्रीन साइज़ होती है उसमें मेरा जो ऐप की यूआई है वो चलती नहीं है यार। किसी में कोई पार्ट जो है बाहर निकल जाता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जाके एक जो इनपुट बॉक्स है मेरा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो प्लेन टेक्स्ट ऐसे करके एक इनपुट बॉक्स यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर दिया। ओके, और इसका साइज़ ये है, मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया इस टाइप से। तो ये जो स्क्रीन है इसमें तो ये इतना सही दिख रहा है, ओके ठीक है। लेकिन जब मैं मान लीजिए कोई बड़े फ़ोन में गया ऐसे इसमें, तो इसमें देखिए, इस वाले में नहीं, मान लीजिए मैं कोई दूसरे फ़ोन में चलता हूँ, जैसे इस वाले में जाता हूँ, तो ये देखिए ये जो यहाँ से है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर चला गया है, और ये देखिए हेलो वर्ड भी काफ़ी नीचे आ गया है। अगर मैं इसको यहाँ पर अभी ऊपर कर देता हूँ और जब मैं मान लीजिए कि दूसरे फ़ोनों में जाऊँगा पिक्सल में, तो ये देखिए इसमें ये ज़्यादा ऊपर चला गया है, तब मुझे नीचे चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को मैं कैसे हटा सकता हूँ? ये चीज़ क्या होती है? रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब कि हमारा जो ये यूआई हम लोग बना रहे हैं रिस्पॉन्सिव नहीं है यार। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 2016 में आई थी कंस्ट्रेंट लेआउट। सिर्फ इस प्रॉब्लम को नहीं, इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लीनियर लेआउट जो होती है, तो हम लोग को पहली बात तो XML में उसमें कई बार कोड लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप से ऐसे काम नहीं कर सकते हैं उसमें। तो अब हम लोग क्या करना पड़ता है, लीनियर लेआउट में क्या होता है, एक हायरार्की बनती जाती है। मतलब कि कैसे नेस्टेड चीज़ें होती जाती हैं कि एक लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट, एक लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट, उसके अंदर कोई टेक्स्ट व्यू, फिर लीनियर लेआउट। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने की। तो कंस्ट्रेंट लेआउट इसलिए आई थी क्योंकि हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो हमारी ये हायरार्की होती है लीनियर लेआउट के अंदर, नेस्टेड लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट के अंदर और दूसरी लेआउट, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करना चाहते थे, फ्लैट करना चाहते थे। मतलब कि एक बस हमारी वो रहे, मेन जो है हमारा पेरेंट रहे। ये वाली जो व्यू वाइट वाला, ये ऐसे करके आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरे वाइट, इसके अंदर हम लोग नॉर्मल विजिट्स डालें, और वो विजिट्स या तो पेरेंट से कनेक्ट हो या आपस में कनेक्ट हो सके। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट लॉन्च करी गूगल ने भाई, और हाँ बिल्कुल सक्सेसफुल रही और काम भी बहुत अच्छा किया उसने। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में पढ़ेंगे इन डेप्थ। ओके, बिल्कुल बिगिनर से शुरू करेंगे और बिल्कुल एंड तक चलेंगे, एडवांस तक कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रिस्पॉन्सिव यूआई बना सकते हैं जो कि हमारी हर स्क्रीन पे चले। इवन अगर मैं इसको यहाँ पर अभी इसको लैंडस्केप कर दूँ इस टाइप से, तो ये देखिए आप कितना अजीब सा हो गया। ये हेलो वर्ड अब मैं यहाँ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर लिख के आए ऐसे। ओके, और अगर मैं इसको पोर्ट्रेट कर दूंगा अभी यहाँ पर फिर से चल के, तो देखिए कैसा लिख के आएगा। तो ये देखिए, तो फिर स्क्रीन से ही बाहर चला गया फिर। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो रिस्पॉन्सिवनेस दिखाती हैं। तो ये हमारा जो ऐप है भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसको हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली जो कंस्ट्रेंट लेआउट है वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है रिलेटिव लेआउट का। तो अब कंस्ट्रेंट लेआउट बनाए कैसे, तो सबसे पहले यहाँ जैसे रिलेटिव लेआउट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नहीं तो आप यहाँ पर चलिए कोड में, तो यहाँ पर भी आपको रिलेटिव लेआउट दिख रहा होगा। तो आप डिज़ाइन वाले पार्ट से चाहें तो यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करें और कन्वर्ट रिलेटिव लेआउट टू कंस्ट्रेंट लेआउट पर क्लिक कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी ये लेआउट है वो रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इस तरह से। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो वाइट से आपको दिख रहे होंगे, ये बेसिकली इनको हम लोग कंस्ट्रेंट बोलते हैं, और ये जो पॉइंट्स दिख रहे होंगे ये कंस्ट्रेंट पॉइंट्स होते हैं। ओके, और ये जो एरो है यहाँ पर राइट में, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंकर पॉइंट। और अगर आप यहाँ से इसको कन्वर्ट ना करना चाहें और यहाँ पर आप स्प्रेड पे चलिए, और इस जगह पर आप लोग नॉर्मल अगर रिलेटिव लेआउट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर एक बार आपको रिलेटिव लेआउट लिख देता हूँ, तो इसको आपको हटाना है यहाँ से, और यहाँ पर नॉर्मल बस कंस्ट्रेंट लिखना है और कंस्ट्रेंट लेआउट आ जाएगी। ओके, अब चलते हैं डिज़ाइन वाले पार्ट पे हम लोग। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, एस। अब चलते हैं डिज़ाइन वाले पार्ट वापस से। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये दोनों चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू डालूँ, ओके, और ये टेक्स्ट व्यू के अंदर मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसका साइज़ यहाँ से नीचे आके, आप नीचे आके यहाँ से थोड़ा सा साइज़ का बढ़ा दीजिए, मैं यहाँ पर 24 कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे कि कंस्ट्रेंट इसने अपने आप यहाँ पर बना दिए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से चलते हैं लाइन से और ये सारे ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे कंस्ट्रेंट लेआउट काम करती है।
तो यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन ब्लूप्रिंट और डिज़ाइन प्लस ब्लूप्रिंट दिख रहा होगा। तो ये किस लिए है, आप यहाँ पर अगर ब्लूप्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये क्या है, बेसिकली हमारी जो यूआई का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मतलब कि हम लोग को अगर बाकी चीज़ें नहीं देखनी, सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखना तो ब्लूप्रिंट पर हम लोग देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर डिज़ाइन प्लस ब्लूप्रिंट दोनों ही देख सकते हैं इस टाइप से, पर अभी के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर डिज़ाइन हो रहा है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर ये किस लिए है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप के लिए है। तो अभी ये पोर्ट्रेट मोड में, आप इसको चाहें तो लैंडस्केप मोड में से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए पोर्ट्रेट बनाने देते हैं। आप यहाँ पर और देखेंगे तो एक और ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, नाइट मोड। तो नाइट मोड बेसिकली किस लिए होता है, क्योंकि अब आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपका जो ऐप है नाइट मोड में कैसा दिखेगा, कलर वलर आपके किस तरह से रहेंगे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आजकल क्या होता है कि आप अगर अपना ऐप नाइट मोड में नहीं भी बनाते हैं तो भी क्या होता है कि एंड्रॉयड में फीचर आ गया है कि एंड्रॉयड जो होते हैं, जो मतलब कि जैसे आपने सैमसंग का फ़ोन लिया या आपका वन प्लस का फ़ोन है, किसी भी कंपनी का फ़ोन है, तो बहुत सारे फ़ोन आपको ऑप्शन देने लगेंगे कि वो डार्क मोड इनेबल फ़ोन इनेबल कर देता है, चाहे आपका ऐप हो या ना हो। तो आपका ऐप क्या होता है कि जो सिस्टम की डिफ़ॉल्ट यूआई होती है उसके हिसाब से चलता है कई बार। तो ये क्या होता है, ये जो वाइट है आपका, ये फोर्स हो जाएगा बेसिकली ब्लैक होने के लिए, मतलब तो ये ब्लैक हो जाएगा। और इससे क्या होगा, मान लीजिए आपका हेलो वर्ल्ड भी ब्लैक लिखा हुआ है और इसका टेक्स्ट अगर चेंज नहीं हुआ कलर, तो ये दिखना ही बंद हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग को कई बार देखना पड़ता है कि नाइट मोड में भी हमारा ऐप कैसा दिखेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लेआउट की। तो यहाँ पर हमारी कंस्ट्रेंट लेआउट ही सेट है। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो शो मार्जिन और ये कंस्ट्रेंट है। सबसे पहले यहाँ पर शो ऑल कंस्ट्रेंट आप टिक बना देंगे ताकि आपको क्या है, कंस्ट्रेंट दिखते रहे। ओके, तो शो ऑल कंस्ट्रेंट हम लोग देखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कि ये वाला पार्ट क्या है। तो ये जो पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं डिफॉल्ट मार्जिन देने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कुछ भी ड्रॉप करते हैं ऐसे, तो उसके जो लेफ्ट राइट में कितनी मार्जिन आनी चाहिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मार्जिन का यूज़ करते हैं। तो इस पर क्लिक कर इस पर क्लिक कर देने से सिर्फ 24 से 24 नहीं हो जाएगा, लेकिन अब जो चीज़ें हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालेंगे उनमें मार्जिन जो है वो 24 आएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँ तो देखिए इसने यहाँ से 24 मार्जिन दे दी थी ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट। ओके, तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये किस लिए होता है, ये सारे कंस्ट्रेंट को क्लियर करने के लिए होता है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो जितने भी कंस्ट्रेंट ये यहाँ से कनेक्टेड थे ये सारे हट चुके हैं। तो अब आप लोग पूछेंगे कि ये कंस्ट्रेंट हम लोगों ने हटा दिए हैं, ओके, लेकिन इसके बाद भी तो ये हमारे कंस्ट्रेंट यहाँ पर बने हुए हैं। मान लीजिए कि ये तो यहाँ पर ही सेट है, देखिए हेलो वर्ल्ड में कोई भी कंस्ट्रेंट सेट नहीं है ना, फिर भी तो ये यहाँ पर ही है, ऐसा क्यों है। ओके, तो ये देखिए अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये देखिए कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, सेट हो जाते हैं। तो कंस्ट्रेंट रिमूव करने के लिए आपको कंट्रोल दबाना है और इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए इससे कंस्ट्रेंट रिमूव हो जाएगा। इधर जाके भी मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको कहीं भी ड्रॉप करूँगा, इवन किसी भी जगह पर ले जाऊँगा तो ये कंस्ट्रेंट अपने आप कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं ये मैग्नेट वाली बटन ऑन कर दूंगा और इसको जरा से भी मूव करूंगा इधर उधर, तो कंस्ट्रेंट जो है हमारे ऑटोमेटिकली सेट हो जा रहे हैं। देखिए, तो मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं। ये टेक्स्ट व्यू का मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब मैंने इसको अलग अलग जगह रख दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, आपको सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर दिख रही हैं। बट अगर मैं इस ऐप को रन करूँगा तो ये यहाँ पर दिखाई नहीं देगा ऐसी जगह पर। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पर भी आकर देखेंगे तो ये आप एरर पड़ी, यहाँ पर इस पर क्लिक करिए तो ये बोल रहा है मिसिंग कंस्ट्रेंट लेआउट। तो ये बोल रहा है कि व्यू इज़ नॉट कंस्ट्रेंट, मतलब कि ये जो व्यूज़ हैं तीनों ये कंस्ट्रेंट नहीं है। तो ये बोल रहा है कि ये जो पोजीशन है ये बस अभी लेआउट के लिए है, यहाँ पर जो लेआउट एडिटर है बस इसके लिए है। और अगर जब मैं इस ऐप को रन करूँगा तो ये सारी चीज़ें जंप करके पहुँच जाएंगी 0 मतलब इस पोजीशन पर, लेफ्ट साइड पे, टॉप लेफ्ट पे। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो कंस्ट्रेंट लेआउट होती है उसमें हम लोग को हर व्यू, हर विजिट जो होती है हमारी, उसको क्या करना होता है, कंस्ट्रेंट करना होता है। तो अभी के लिए मैं ये मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, हर चीज़ को कंस्ट्रेंट करना होता है। तो हमने कंस्ट्रेंट नहीं किया है तो क्या होगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी, जब मैं इस ऐप को रन करूँगा ये सारी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पहुँच जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस ऐप को चला कर दिखाता हूँ, फिर देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर और अपनी एमुलेटर डिवाइस पे इसको रन कर देता हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ पर हमारा जो ऐप है इसमें ये सारी चीज़ें देखिए एक ही जगह पर यहाँ पर कंप्रेस हो चुकी हैं, यहीं पे घुस गई हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कंस्ट्रेंट नहीं है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल यहाँ पर एक बटन आपको दिख रही होगी। अगर आपको या तो ऐप यहाँ पर चलिए और ऐसे करके ये इस पर ड्रैग करिए, ये जो एंकर पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे कंस्ट्रेंट पॉइंट्स हैं, इससे ऐसे ड्रैग करिए तो ये जो हमारा एंकर पॉइंट है वो निकल के आएगा और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कहीं पर भी इसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग राइट साइड पे यहाँ पर कंस्ट्रेंट नहीं कर पा रहे हैं, राइट, या अगर आप इसको लेफ्ट ले जाएंगे तो कंस्ट्रेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही सेम इस पर आप करके देखिए तो इसको भी हम लोग राइट या लेफ्ट पे कंस्ट्रेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये कंस्ट्रेंट है, अगर हम इसको देखें तो इसको हम लोग सिर्फ अपने एबव पेरेंट के एबव, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग सिर्फ ऊपर वाले से कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँ तो इसको हम लोग नीचे वाले पार्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहें इसको लेफ्ट या राइट से कनेक्ट करना तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इतना ध्यान रखिएगा, जो ये
लेफ्ट राइट वाले हैं इनको लेफ्ट राइट से कनेक्ट कर सकते हैं और टॉप और बॉटम वालों को टॉप और बॉटम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। और ऐसे ही मैं हेलो वर्ल्ड को भी यहाँ से ऊपर से कनेक्ट कर देता हूँ और इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। बट और इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर ऊपर से कनेक्ट कर देता हूँ और इसको भी नीचे ले आता हूँ। बट यहाँ पर अभी भी एक बात समझने वाली ये है कि जो हमारे ये जो विजिट्स होती हैं इनको हम लोग सिर्फ एक जगह से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनको हम लोग को दो जगह से कंस्ट्रेंट करना पड़ता है। दो जगह से मतलब कि एक हम लोग को एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पे कंस्ट्रेंट करना होता है। अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको वाई एक्सिस पे तो कंस्ट्रेंट कर दिया, बट हम लोगों ने इसको अभी तक एक्स एक्सिस पे कंस्ट्रेंट नहीं किया, तो इसको अपनी अभी तक पूरी पोजीशन नहीं मिली होगी। इसको ये पोजीशन तो पता है कि हाँ भाई ऊपर से 488 जगह दे दो इसको, ओके। मैं बाकी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले इसको अभी क्या पता है, ओके, ये वाला जो हेलो वर्ल्ड है ये ऊपर से जो ऊपर वाला ये जो पोजीशन होगी हमारी, यहाँ से 364 गैप हो, ओके। लेकिन यहाँ इस वाले ये वाले इसमें कितना गैप होना चाहिए ये इसको नहीं पता है, यहाँ पर हो कहाँ पर हो, ये चीज़ इसको नहीं पता है। तो ये चीज़ बताने के लिए इसको हम लोग ये जो है यहाँ से भी ऐसे करके मार्जिन देते हैं। तो ऐसे देखिए यहाँ पर 24 आई है। 24 क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट मार्जिन यहाँ पर सेट कर दी 24, ओके। तो अब मैं देखिए, अब मैंने क्या किया, इसको बताया कि 348 यहाँ से और 132 यहाँ से इसको मार्जिन दे दो। तो अब ये किस पोजीशन पे होगा, टॉप से 348 और राइट साइड से 132। चाहे तो हम लोग इसको और नीचे से भी दे सकते हैं, नीचे से दिया तो ये देखिए स्प्रिंग बन गए लाइन से। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दिखाता है कि ये अपोजिंग फोर्सेस हैं। अपोजिंग फोर्सेस का मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है ये इसको ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर स्ट्रेच कर रहा है, ये वाला पार्ट है इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहा है। यही चीज़ अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो ये देखिए, तो ये जो चारों फोर्सेस हैं ये अपोजिंग फोर्सेस हैं, ये बता रहे हैं कि ये चारों एक दूसरे को इसको स्ट्रेच कर रहे हैं चारों तरफ। तो इससे क्या हो रहा है, ये चीज़ सेंटर में आ जा रही है क्योंकि चारों फोर्स इक्वल है और चारों तरफ लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटर में आ जा रहा है ये पूरा पार्ट। इसीलिए देखिए आप हेलो वर्ल्ड अभी क्या है, स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में है। तो अगर मैं सारे कंस्ट्रेंट यहाँ पर चलूँ और क्लियर कर दूँ तो इससे क्या होगा, ये हेलो वर्ल्ड अभी भी सेंटर में है, बट एक्चुअली ये सेंटर में नहीं है अभी भी, क्योंकि अगर मैं इस ऐप को रन करूँगा तो क्योंकि कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है तो ये 0 पे पहुँच जाएगा। तो अगर आप स्प्लिट पे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। तो अगर मैं इस कंस्ट्रेंट को इधर से उठा के इधर ऐड करूँ तो ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो वाई वाली प्रॉपर्टी थी वो जा चुकी है, ओके। और यहाँ पर इसने एक नई प्रॉपर्टी ऐड हो गई, लेआउट कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, यानी पेरेंट के टॉप से ये ऐड हो गया है, ओके। लेकिन एक्स वाली अभी भी है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसको एक्स एक्सिस पे कंस्ट्रेंट नहीं किया है, तो हम लोग इसको एक्स एक्सिस पे भी कंस्ट्रेंट कर देते हैं, ओके। तो अब देखिए इससे क्या होता है कि ये जो पेरेंट है वो वाली प्रॉपर्टी भी चली गई एडिटर वाली, वाई जो हमारी एक्स एक्सिस की थी, और ये दोनों देखिए टॉप और एंड ऑफ ऐड हो चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर मार्जिन टॉप और एंड यहाँ पर आ चुकी है 168 और ये है 284। अगर मैं इसको चेंज करके 24 कर दूँ, देखिए ऊपर चला गया है। यहाँ पर ये XML में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट का ये बेनिफिट है क्योंकि हम लोग को XML की यूज़ नहीं करना पड़ता है उसमें। हम लोग चाहे तो पूरा यहाँ लेआउट एडिटर से अपनी पूरी UI बना सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पर चल के इस चीज़ को दोबारा से ब्रेक करूँ, ये सारे पॉइंट्स मैंने ब्रेक कर दिया, इसको यहाँ पर ला के छोड़ दूँ, और इसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन दिख रही होगी जो कि इसका नाम होगा इन्फर कंस्ट्रेंट। तो इस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे लिए बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट ऐड कर देता है। बट कई बार ये क्या करता है कि सारे कंस्ट्रेंट सही से ऐड नहीं करता है, और जो हमारे लास्ट कंस्ट्रेंट होते हैं या तो उनके जैसे ही कर देता है या इसको जो सुटेबल पास में लग रहे होते हैं वो कर देता है। तो अगर मैं इस चीज़ को अभी हटा दूँ कंस्ट्रेंट को और इसको लाके सेंटर में रख देता हूँ, और अगर मैं इसको कंस्ट्रेंट करता हूँ, देखिए तो इसने सारे ये वाले कंस्ट्रेंट कर दिए, ओके। और अगर मैं इसको फिर से एक बार हटा के इसी के वाली मैंने नीचे ला के रख दिया इसको, और फिर से इस पर क्लिक किया तो इसने देखिए 2 ही कंस्ट्रेंट बस ऐड किया है। तो इस तरह से इन्फर कंस्ट्रेंट कई बार हमारे लिए काम भी आ जाता है पर कई बार नहीं भी काम आता है। तो बेसिकली इन्फर कंस्ट्रेंट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग के ऑलरेडी कंस्ट्रेंट बने हुए होते हैं और उनमें से फिर हम लोग को कुछ कंस्ट्रेंट मतलब कि पूरी UI बन गई है और हम लोग को लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करना और उसमें हम लोग इन्फर कंस्ट्रेंट कर दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। तो अगला ऑप्शन अगर आप यहाँ पे चल के देखेंगे कि तो ये क्या करता है, बेसिकली इसको एक्सपेंड हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड वर्टिकली। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए जो हेलो वर्ल्ड है इसने इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर दिया, पर ये जो मार्जिन थी हमारी इसकी वजह से ऐसा हो गया है। तो हम लोग अगर इसको यहाँ पर लेके आ जाए तो देखिए ये क्या हुआ है कि ये जो है इसने पूरे इसको हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर दिया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर भी कनेक्ट कर दूँ और अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ इसको एक्सपेंड वर्टिकली भी कर देता हूँ तो ये जो हेलो वर्ल्ड है इसने पूरी स्पेस ले लिया है। तो बेसिकली ये किस तरह से आपको समझ में आ गया कि ये दोनों मैच पेरेंट और मैच कंस्ट्रेंट की तरह ही काम कर रहे हैं। मैच पेरेंट हम लोग यहाँ पर हम लोग के पास मैच कंस्ट्रेंट होता है मैच पेरेंट की जगह पर, ओके, जो कि सिमिलर ही काम करता है, या तो फिर हम लोग उसको 0 DP लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसको चलता हूँ और मैं एक्सपेंड जो है इन दोनों को वापस से अंडू कर देता हूँ, ओके। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले ऑप्शन के ऊपर जो कि यहाँ पर आप चल के देखेंगे तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। अगर आप कंस्ट्रेंट ऐड करने के लिए मान लीजिए मैंने ये सारे कंस्ट्रेंट यहाँ से हटा देता हूँ
ओके, तो अगर आप इसको यहाँ पर रखेंगे और आप इस यहाँ पर चलिए और इसको आप क्या करती है हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर दीजिए। ओके, और इसके बाद आप चलिए यहाँ पर इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर दीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इजीली जल्दी जल्दी कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और टेक्स्ट व्यू ऐड कर दिया इस टाइप से। ओके, और इसको मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसकी हाइट, इसकी विड्थ को, जो विड्थ है इसको मैच कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। और अब मैंने जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू पे अगर मैं चलता हूँ, इस पर ये वाले पे करता हूँ, वर्टिकली ऐड हो जाए। तो ये देखिए ये क्या हुआ, अभी अपने पेरेंट से वर्टिकली कंस्ट्रेंट ऐड हो गए। लेकिन अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे चल के इसको यहाँ पर चलूँ वर्टिकली इन पेरेंट की जगह सिर्फ वर्टिकली पे क्लिक करूँ, तो देखिए ये किससे कनेक्ट हुआ है अभी, इस वाले से। तो ये क्या करता है, अपने जो क्लोजेस्ट विजिट होती है उससे कनेक्ट कर देता है इसको। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और आप अगर चाहें तो इसको वापस से लेआउट विड्थ को मैच कंस्ट्रेंट से वापस से रैप कंटेंट कर सकते हैं। और रैप कंटेंट मैच कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ फिर से, क्योंकि मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ रैप कंटेंट क्या करता है। जितना अवेलेबल उसको स्पेस चाहिए होता है उतना ही लेता है, और जो मैच कंस्ट्रेंट होता है बेसिकली वो क्या करता है कि पूरा स्पेस जितना अवेलेबल होता है उतना लेता है। तो बाकी सारी जो लेआउट्स थी उसमें हम लोग मैच पेरेंट लिखते थे, और इसमें हम लोग मैच कंस्ट्रेंट लिखेंगे उस चीज़ को। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन चारों ऑप्शंस की बात कर ली है। तो आप चलते हैं अपने अगले ऑप्शंस के ऊपर, जो कि ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा ऐड वर्टिकल गाइडलाइन, और ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके अपनी आगे आने वाली वीडियोस बात करेंगे। अभी के लिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो अब अगर मैं चाहूँ तो ये हेलो वर्ल्ड को सिलेक्ट करता हूँ, इसको वापस से रैप कंटेंट कर देता हूँ। ओके, तो आप जब रैप कंटेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही होगी। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसको बाइस बोलते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पर इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, इसको बाइस कर रहा होगा, मतलब लेफ्ट राइट मूव कर रहा होगा, पोजीशन बता रहा होगा। बट अगर मैंने कोई भी कंस्ट्रेंट इस टाइप से ऐसे ब्रेक कर दिया तो आप अब इसको बॉटम से मूव नहीं कर सकते। लेकिन आपके अभी भी देखिए ये वाले कंस्ट्रेंट एडिड है, तो आप इसको टॉप और बॉटम पे ले जा सकते हैं अभी भी। तो अगर आप ये वाला कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे तो आप इसको इस टाइप से इधर पे भी लेके जा सकते हैं। ओके, तो इसके साथ ही एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर जो है, यहाँ पर मैं इसको वापस से सेंटर में ले आता हूँ। ओके, सो ये मैं इसको सेंटर में ले आया हूँ। बेसिकली आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर आपको यहाँ पर दिखेगा, जो कि है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ से रैप कंटेंट जो यहाँ से सेट कर रहे थे इस टाइप से, तो आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे, आप इस पर यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करिए तो ये क्या हो गया, ये फिक्स साइज हो गया है अभी एक। और इसके बाद अगर आप इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये मैच पेरेंट हो चुका है। ये देखिए लेआउट विड्थ जो है वो 0 dp मैच पेरेंट हो चुकी है। ऐसी सेम इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए वापस से दोनों चीज़ें 0 dp हो चुकी हैं। अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखिए रैप कंटेंट हो चुका है, और एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो ये देखिए वापस से फिक्स्ड हो चुका है। तो अभी के लिए इसको वापस से रैप कंटेंट कर देता हूँ और इनको भी रैप कंटेंट कर देता हूँ। और आप चाहें तो कंस्ट्रेंट यहाँ पर क्लिक करके ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं, और यहाँ पर दोबारा से क्लिक करके ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस कंस्ट्रेंट को ब्रेक करता हूँ कंट्रोल के साथ क्लिक करके, और दोबारा से इस कंस्ट्रेंट को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया, ये सारे फीचर्स जो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन सारे आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आप चलते हैं हम लोग थोड़े से एडवांस टॉपिक्स की तरफ, और उनके बारे में देखते हैं कैसे हम लोग कंस्ट्रेंट लेआउट वो सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस हेलो वर्ल्ड को यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल यहाँ पर एक बटन ड्रॉप करता हूँ ऐसे। ओके, और इस बटन को यहाँ पर कंस्ट्रेंट कर देता हूँ लेफ्ट साइड पे। ओके, और ऐसे ही मैं एक और बटन यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। ओके, और इसको यहाँ पर कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बटन ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर। ओके, और इन दोनों इस बटन के ये वाले पार्ट को इस वाले बटन के यहाँ एंड से कनेक्ट कर देता हूँ, और इस वाले को यहाँ ऐड कर देता हूँ। ओके, तो ये अभी जो बटन है इसका साइज क्या है, इसका साइज अभी विड्थ जो है इसकी रैप कंटेंट है। ओके, लेकिन अगर मैं इसको मैच पेरेंट कर दूँ, मैच कंस्ट्रेंट कर दूँ, पेरेंट तो होता नहीं हमारे इसमें, तो अब इसने क्या किया, जितनी अवेलेबल विड्थ हुई उतनी ली, लेकिन ये इन दोनों बट इसके पेरेंट ये दोनों बटन है अभी, इससे कंस्ट्रेंट है ये, तो इसने उतना ही अवेलेबल विड्थ ली जितनी यहाँ पर थी। ओके, और अगर मैं इसको वापस रैप कंटेंट कर दूँ तो इसने क्या किया कि वापस से जितनी बटन का साइज़ है उतना ही बस साइज़ लिया। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक सिंपली मैच कंस्ट्रेंट करता हूँ, और आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर बताता हूँ। यहाँ पर आप आइए और ये वाली बटन पर चलिए। तो इस वाली बटन पर हम लोग चलते हैं सबसे नीचे। तो ये जो बटन है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, आप यहाँ पर लिखिए डिफ़ॉल्ट। ओके, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंस्ट्रेंट हाइट और विड्थ डिफ़ॉल्ट। तो अभी मैं विड्थ पे चलता हूँ, तो विड्थ पे आपको यहाँ पर कुछ फीचर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप नॉर्मल चल के स्प्रेड पे क्लिक कर सकते हैं। तो स्प्रेड बेसिकली क्या होता है, मैच कंस्ट्रेंट की तरह ही काम करता है स्प्रेड। ओके, तो जैसा कि ये बटन ने पूरा अवेलेबल विड्थ ले लिया, जितनी भी अवेलेबल विड्थ हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ यहाँ पर जब ये 0 dp या मैच कंस्ट्रेंट होता है तभी काम करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी। ओके, और अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर रैप कंटेंट कर दूँ, ओके विड्थ रैप कंटेंट, तो देखिए आप यहाँ पर इसने ये वाला स्प्रेड काम नहीं किया है यहाँ पर।
ओके, और देखिए यहाँ से वो स्प्रेड जो है, इसको अगर मैं रैप करूँ यहाँ पर, तो भी देखिए इसने यहाँ पर काम नहीं किया। लेकिन अगर यही चीज़ को मैं यहाँ पर 0 DP लिख दूँ, ओके, और यहाँ इस रैप की जगह स्प्रेड लिख दूँ, ओके, तो देखिए कितना है, इसने पूरा अवेलेबल विड्थ ले लिया। यही अगर मैं अब आपको दिखाऊँ रैप, ओके, अगर मैं यहाँ पर रैप लिखूँ तो ये देखिए ये कुछ रैप कंटेंट की तरह ही दिख रहा है। लेकिन जो ये बटन है, इस बटन पे आप चलिए और इसकी वो देखिए लेआउट विड्थ कितनी है, 0 DP, यानी कि मैच कंस्ट्रेंट, फिर भी ये सिर्फ इतनी ही विड्थ में है। तो ऐसा शायद इसलिए हो रहा होगा क्योंकि ये रैप कंटेंट की तरह ही रैप काम करता होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इन दोनों बटनों को क्लोज लेके चलूँ ऐसे, तो आप देखेंगे ये बटन क्या श्रिंक होने लगी है, मतलब जितना अवेलेबल विड्थ है इन दोनों के बटनों के बीच में, उतने में ही ये अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। ओके, तो ये कंस्टेंट, जो कंस्टेंट होते हैं उसमें ही रहता है। लेकिन अगर मैं इस बटन को मैच पेरेंट की जगह रैप कंटेंट कर दूँ, ओके, और अगर मैं आपको करके दिखाऊँ ये चीज़, तो ये देखिए अब ये इसने क्या किया है, बटन श्रिंक नहीं हुई है आपस में। तो रैप कंटेंट और जो यहाँ पर ये रैप लिखा हुआ है यहाँ पर विद डिफ़ॉल्ट पे, ये दोनों में डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल इमेज व्यू डालते हैं हम लोग उठा के, और इसको नॉर्मल एक अवतार सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये अवतार आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल इसको उठा के यहाँ पर सेंटर में रखता हूँ और यहाँ इन्फर कंस्ट्रेंट पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे कंस्ट्रेंट सेट हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर इसकी विड्थ को मैच कंस्ट्रेंट करके दिखाता हूँ। तो इसकी विड्थ क्या हुई, पूरी यहाँ पर जितने भी अवेलेबल स्पेस है उतना ले लिया। बट जैसे आपने इसको मैच कंस्ट्रेंट किया तो यहाँ पर देखिए आपको एक कट सा दिखाई दे रहा होगा। अब आप इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ रेशियो पे आइए, और रेशियो पे आप यहाँ पर डाल दीजिए 16:9, जैसा कि बहुत सारे उसमें एस्पेक्ट रेशियो में लोग होता है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि जो इसकी हाइट है वो तो रैप कंटेंट है, ओके, वो तो सेट होगी रैप कंटेंट, मतलब जितनी अवेलेबल हाइट होगी उतनी ले ली उसने। लेकिन जो इसकी विड्थ है वो मैंने बोला कि हाँ भाई विड्थ जो हो वो हो मैच कंस्टेंट। तो मैच कंस्टेंट मतलब अवेलेबल टोटल पूरा ले लो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रेशियो जो है उसका वो पहले टच हो गया 16:9। तो बेसिकली क्या करता है कि 3 चीज़ों में जो 2 चीज़ें पहले सेट हो जाती हैं वो सेट करने की कोशिश करता है। यही अगर मैं इसको लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट करूँ तो देखिए अभी इसका रेशियो क्या है, 16:9 मोड में है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं इसको रैप कंटेंट कर देता हूँ, ओके, और इस चीज़ को ये कर देता हूँ, तो देखिए अभी भी क्या हुआ, रेशियो पहले टच हो गया, इसलिए ये वाली चीज़ एक्सपेंड नहीं हुई। और यही मैं इसको एक बार आपको रोटेट करके दिखाऊँ तो ये देखिए अभी भी इसकी जो हाइट है इसने पूरा अवेलेबल नहीं लिया, क्योंकि जो रेशियो और विड्थ वाला पार्ट है वो यहाँ पर कम टच हो चुका था पहले ही। तो ये 3 में से जो चीज़ पहले हो जाती है उनको करने की कोशिश करता है। ओके, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इस चीज़ को हटा के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जो कि है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल एक बटन ऐसे ड्रॉप करता हूँ, ओके, एक और बटन ऐसे ड्रॉप करता हूँ। तो अब मैं नॉर्मल कंस्ट्रेंट ऐड कर देता हूँ। मैंने एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड किया, ओके, और एक कंस्ट्रेंट यहाँ पर ऐड किया, ओके। तो अब इन दोनों बटनों के बीच में कोई भी मार्जिन नहीं है, तो मैं ऐसे करके नॉर्मल यहाँ पर मार्जिन दे देता हूँ। तो अब नॉर्मल क्या होता है कि अगर मैं इस वाली बटन पे क्लिक करूँ और इसकी विजिबिलिटी को गॉन कर दूँ, मतलब कि ये दिखे ना, तो देखिए जो ये बटन है अभी भी इसमें ये टोटल अवेलेबल स्पेस कितना है, 88 का है, ओके। और अगर मैं इसकी विजिबिलिटी को वापस चल के विजिबल कर दूँ तो इन दोनों के बीच में स्पेस कितना है, अभी भी 88 का है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बटन अपनी इसी पोजीशन पर रहे, चाहे ये बटन हो या ना हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो इस पर चलना है हम लोग को और इसकी विजिबिलिटी को गॉन करना है, ओके। तो अब हम लोग इस बटन की जो विजिबिलिटी, इस बटन की पोजीशन है वो कैसे है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ चलेंगे और इस बटन पे चलते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको लिखनी होगी, गॉन मार्जिन, ओके। तो अब गॉन मार्जिन लेफ्ट से आपको कितनी मार्जिन चाहिए, तो आप ये बताइए। तो 88 और 88 इंटू 2 टाइम्स, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए नॉर्मल 176, ओके, 176 DP। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर चलिए और अब आप पहली बटन यहाँ पर सिलेक्ट करिए जिसकी विजुअलिटी गॉन है और इसको विजुअल करिए। तो देखिए अब अगर मैं इस चीज़ को वापस से गॉन कर दूँ, ओके, इस वाले को नहीं, सॉरी, इस वाले बटन को वापस से इसकी विजिबिलिटी को गॉन कर दूँ, तो देखिए ये बटन जो है अभी भी काफ़ी दूर रही है। तो हम लोग चाहें तो वहाँ पर कितनी भी डिस्टेंस लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 206 लिख दिया, ओके, या फिर मैं इससे भी ज़्यादा कर देता हूँ, मान लीजिए 256 लिख दिया, ओके। अब चलते हैं हम लोग डिज़ाइन वाले पार्ट पे। तो देखिए बटन अभी भी यहाँ पर है, लेकिन अगर मैं पहली वाली बटन जो हमारी गॉन है उस पर क्लिक करके उसकी विजिबिलिटी को विजिबल करूँ, इस टाइप विजिबल, तो देखिए तो ये क्या है, अभी भी उसी पोजीशन में रहा। और अगर मैंने इसकी विजिबिलिटी को गॉन कर दिया तो भी ये उसी पोजीशन में रहा। तो ऐसे करके हम लोग गॉन मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं, ओके। ऐसे ही आप सेम बहुत सारे टेक्स्ट व्यू और इन सब के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर आपको बटन्स के साथ करके दिखाया। तो अभी मैं क्या चलता हूँ, इसको वापस से विजिबल करता हूँ, ओके, और इन सारे के कंस्ट्रेंट को यहाँ पर ब्रेक कर देता हूँ, ओके। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल आप इन दोनों को अलाइन भी कर सकते हैं सेंटर में। अलाइन करने के लिए आपको कैसे बताता हूँ कि एक काम करते हैं, मैं एक बटन को यहाँ पर रख देता हूँ
एक बटन को यहाँ पर रख देता हूँ और एक और बटन में लेके आता हूँ इस तरह से और यहाँ पर रख देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, या फिर मैं ये बटन को यहाँ डिलीट करता हूँ, टेक्स्ट व्यू उठा के लाता हूँ और मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ड्रॉप कर दिया है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि अभी ये सारी जो चीज़ें हैं ये दोनों सारी एक ही लाइन में हो, मतलब कि इनकी जो बेस लाइन है वो सेम हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मल मैं चलता हूँ, पहले इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके, और इसके बाद यहाँ पर करता हूँ शो बेस लाइन पे क्लिक, और इस बेस लाइन को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, सेम मैं चलता हूँ इस वाले पर, इस पे चल के शो बेस लाइन पे क्लिक करता हूँ और इससे बेस लाइन सेलेक्ट करके यहाँ पर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे, अब मैं ब्लूप्रिंट को यहाँ ओपन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो तीनों चीज़ें हैं वो सेम बेस लाइन पर आ चुके हैं यहाँ पर। और आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे तीनों बटनों को सिलेक्ट करके या कंट्रोल ए दबा के सबको सिलेक्ट करके जब आप यहाँ पर चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलने लगे होंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल यहाँ बेस लाइन पे क्लिक करिए, तो ये देखिए तीनों यहाँ पर बेस लाइन पे आ चुके हैं। या फिर आप यहाँ वापस चलिए और यहाँ लेफ्ट एज पे क्लिक कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, सारे लेफ्ट एज पे आ जाएंगे। या आप इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दीजिए तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएंगे, ठीक। या आप इसको वर्टिकली सेंटर कर दीजिए, तो वर्टिकली सेंटर अभी यहाँ पर काम नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल यहाँ पर चलता हूँ और बॉटम एज पे आप क्लिक कर दिए, तो इससे क्या होगा कि ये सारे देखिए ये बॉटम एज जो है यहाँ पर आ चुके हैं तीनों चीज़ें। और यही आप चीज़ चाहें तो यहाँ पर टॉप एज पे क्लिक कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, ये देखिए तीनों जो है टॉप वाली एज पर आ चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं, बेस लाइन से आपको इस तरह से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अब बात कर लेते हैं चेन्स की। चेन्स बेसिकली क्या होता है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए बस डिज़ाइन वाले पार्ट पे आ जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ये जो सारे कंस्ट्रेंट है मैं इनको सबको ब्रेक कर देता हूँ। ओके, अब चेन्स की बात कर लेते हैं। चेन्स के लिए आपको क्या करना होगा, नॉर्मल आप ऐसे चलिए, आप इन तीनों को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आप चलिए चेन्स पे और यहाँ पर आप क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल चेन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक तरह से चेन बन चुकी है। और इसके बाद आप यहाँ पर चलिए नॉर्मल, और इसके बाद आप इसको कर दीजिए बॉटम एज। ओके, अब इससे क्या होगा कि ये चेन भी है और इसके साथ साथ ये बॉटम एज भी बन चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए बॉटम एज जो है उसको हटा देता हूँ और उसके बाद आप यहाँ चेन पे चलिए, क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन स्टाइल पे, और इसके बाद आप यहाँ पर स्प्रेड पे क्लिक कर दिए। तो इससे क्या होगा कि ये सारे के बीच में स्पेस, इक्वल स्पेस हो जाएगा जो कि पहले से है। तो अभी मैं चल के इसको दूसरा करता हूँ, स्प्रेड इनसाइड कर दीजिए। तो अब देखिए जितना भी स्पेस था वो क्या हुआ, तीनों के अंदर की साइड पूरा इक्वली बढ़ गया। वैसे ही आप दोबारा से चेन पे चलिए, चेन स्टाइल पे चलिए और पैक्ड पे क्लिक कर दीजिए, तो ये तीनों साथ साथ हो गए और जितना भी स्पेस था वो बाहर की साइड हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि अगर आपने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा होगा तो वैसे ही उसमें हम लोग यूज़ करते थे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेन बना सकते हैं और उनके बीच में स्पेस भी डिवाइड कर सकते हैं कि हम लोग को किस तरह से स्पेस ये सब चीज़ें डिवाइड करनी होती हैं। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, नॉर्मल अब यहाँ पर कुछ दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हैं जो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़ जो क्या है, मैं एक काम करता हूँ, इन सारे कंस्ट्रेंट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब जो ये मेरा टेक्स्ट व्यू है, तो अब मैंने क्या किया, नॉर्मल एक बटन को यहाँ पर लेके आता हूँ और इस टेक्स्ट व्यू को रिमूव करता हूँ और ये वाले बटन को यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो है, इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ और ये वाले बटन को यहाँ पर अटैच कर देता हूँ और ये वाली बटन से वापस से वैसे ही यहाँ पर कंस्ट्रेंट ऐड कर देता हूँ। तो अभी तक मैंने जितना भी काम किया था वो वाली बटन में डिफ़ॉल्ट जो हम लोगों ने उसकी विड्थ डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रेंट यूज़ किया था। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको वो सारी चीज़ें मैच कंस्ट्रेंट पे हो रही थी, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, रैप कंटेंट पे वही चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर चलते हैं, इस बटन पर चलते हैं। ओके, और इस बटन में नॉर्मल यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी होगी। प्रॉपर्टी का नाम होगा आपका कंस्ट्रेंट विड्थ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंस्ट्रेंट विड्थ। ओके, और इसको आपको यहाँ पर ट्रू या फॉल्स देना हो, तो मैं यहाँ पर इसको ट्रू दे देता हूँ। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर ट्रू लिखेंगे तो ट्रू लिखने के बाद क्या होगा कि जो बटन हम लोग की रैप कंटेंट पे श्रिंक नहीं होती थी, तो यहाँ पर जब आपके इनको वापस से क्लोज लाएंगे तो देखिए बटन वापस से यहाँ पर श्रिंक होने लगी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि हमारी बटन जो है श्रिंक होने लगती है रैप कंटेंट में भी। पहले रैप कंटेंट में वो बटन श्रिंक नहीं होती थी। हम इस बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से वापस से इसको चल के 0 DP करेंगे, या आप बोले मैच कंस्ट्रेंट करेंगे, इसको मैं 0 DP करता हूँ। तो देखिए अब अगर मैं इस बटन को ऐसे श्रिंक करता हूँ तो ये श्रिंक हो रही है। ओके, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को रैप कंटेंट कर दूँ, ओके, और ये वाली जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर ट्रू लिखा है, इसको मैं हटा दूँ और फिर आप इन दोनों को क्लोज लाएं, तो ये देखिए श्रिंक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर बना रहने दूँ, कंस्ट्रेंट विड्थ, ओके, और इसको ट्रू कर दूँ, तो ये देखिए बटन जो है हमारी वो यहाँ पर श्रिंक हो गई है। तो ये काम होता है बेसिकली इस प्रॉपर्टी का। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पे, जो कि है बेसिकली गाइडलाइंस। गाइडलाइंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल की हम लोग को नॉर्मल यहाँ पर जाना है इस जगह पर, और हम लोग को यहाँ पर ऐड अ वर्टिकल गाइडलाइन और ऐड अ हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ऐड अ वर्टिकल गाइडलाइन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक गाइडलाइन आ चुकी होगी, बट आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होगा बिना अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे ऐसे। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही होगी, आप इसको यहाँ पर क्लिक करिए और इसको आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि
इस बटन से आप यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ से ये गाइडलाइन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप इस गाइडलाइन को मूव करेंगे तो ये बटन्स भी इसके साथ साथ ही मूव होंगे। तो ये कब काम आता है, जब आपको मान लीजिए कि कोई लेआउट बना रहे होते हैं, आपको पता है साइड से कोई नेविगेशन बार निकलेगा या बहुत सारी चीज़ें, आपको साइड में कोई भी दूसरी चीज़ें रखनी है और आपको बाकी लेआउट और इसके राइट साइड में बनानी है, तो आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं, इस टाइप से गाइडलाइन बना के और इससे अपने कंस्ट्रेंट अटैच कर सकते हैं। तो यार ये कुछ बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़ी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम लोग अपनी आगे आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे करके इस कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ करेंगे और इसके यूज़ केसेस मैं आपको बताता जाऊँगा। अभी भी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको नहीं बताई, बट अभी के लिए आप बेसिक आपको अब कंस्ट्रेंट लेआउट कैसे काम करती है तो पता लग ही गया होगा ना। अब बात करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस की। अगर आपको और कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में पढ़ना है तो मैं कहूँगा आप थोड़ा सा खुद से एफर्ट डालें। आप गूगल की यहाँ पर साइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको आना है developer.android.com/training/constraint layout, ओके। और इसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन ऐसे पिक्चर्स के थ्रू समझा के रखी हुई है, ओके। जैसे कि आपको कंस्ट्रेंट लेआउट कैसे यूज़ करनी है, जिसके लिए आपको डिपेंडेंसीज में जाके ये ऐड करना पड़ेगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये छोटी सी वीडियो मिल जाएगी कैसे करके हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं चीज़ें, कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं, सारी डिटेल में बेसलाइन लोग कैसे बनाते हैं और ये बैरियर्स और इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप लोग इस साइट पे जाइए और एक बार इसको अच्छे से देखिए। बाकी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं इन सारी बटनों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो भाई देखो, हमारी जो एंड्रॉयड डिवाइसेस होती हैं वो अलग अलग साइज़ की और उनकी अलग अलग पिक्सल्स डेंसिटी होती है, ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है किसी में छोटा दिखता है, किसी में बड़ा दिखता है, या बहुत सारी चीज़ें, इमेज व्यू है किसी में छोटी दिखती है किसी में बड़ी दिखती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी यूआई होती है वो गलत दिखने लगती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक इमेज व्यू उठाता हूँ, ऐसे करके ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर, ओके। मान लिया मैंने यहाँ पर एक इमेज डाल दी और इसके बाद मैं चल के यहाँ पर इसकी कंस्ट्रेंट ऐड कर देता हूँ। अब अगर यहाँ पर फ़ोन चेंज करूँ इसको, मान लिया मैंने ये 5 इंच का फ़ोन है, मैं 6.3 पे चल के इसको क्लिक कर देता हूँ। तो अभी तो ये यही पोजीशन पे है, लेकिन ये देखिए आप फ़ोन की जो हाइट है वो बढ़ी, लेकिन जो विड्थ है वो कम हो गई है। आप 5 पे क्लिक करिए एक बार, ये देखिए विड्थ बड़ी हो गई, हाइट कम हो गई, ठीक है। और अगर मैं नीचे चल के यहाँ पर बहुत छोटे डिवाइस पे क्लिक करूँ, जैसे मान लीजिए 3.4 इंच का ही फ़ोन है, तो देखिए इसमें क्या है, इमेज बहुत बड़ी है। तो क्या होना चाहिए, इमेज भी थोड़ी थोड़ी छोटी होती जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ओके। और यही चीज़ अगर मैं आपको टैबलेट पर करके दिखाऊँ, मान लीजिए कोई एक 8.9 इंच का टैबलेट है, तो उस पर तो इमेज बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी होती है। तो हम लोग क्या करना होगा कि हम लोग को अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग यूआई बनानी होगी। तो ऐसा कैसे, इससे मेरा क्या मतलब है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली एक लॉगिन स्क्रीन बनाता हूँ यहाँ पर और आपको वो चीज़ बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल Adobe XD में एक डिज़ाइन नॉर्मल यहाँ पर बना रखी है और मैं ये चीज़ यूज़ करूँगा अपने उसके लिए लॉगिन स्क्रीन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल यहाँ पर चल के इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी इमेज आपको लगानी है, अब ये क्या होगा, मेरी नॉर्मल लॉगिन स्क्रीन में ऊपर ये डिज़ाइन लग जाएगी, यहाँ पर मेरे इनपुट टेक्स्ट आ जाएंगे, ओके, यहाँ बटन आ जाएगी। बट अब आप एक बात का ध्यान रखिए, जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो अभी के लिए मैं नॉर्मल इसको एक्सपोर्ट करूँगा सिर्फ एक साइज़ के लिए, ओके। तो मैं इस एक्सपोर्ट सिलेक्टेड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर SVG में इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा। बट लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो आप इसको अलग अलग साइजेस में एक्सपोर्ट करिएगा। तो उससे मेरा क्या मतलब है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मैं चलता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो पे, ओके। और आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट पे चलना है। प्रोजेक्ट पे चलने के बाद तो आपको यहाँ पर ड्रॉएबल पे क्लिक करना है और उसके बाद न्यू पे चलना है और यहाँ पर आपको वेक्टर एसेट पे क्लिक कर देना है, ओके। और यहाँ पर लोकल फाइल और यहाँ पर डेस्कटॉप पे जो हमारी फाइल का नाम है उस पर हम लोग चलते हैं। तो हमारा यह iPhone 6 7 1S और उसके बाद हम इसको करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पर ये XML फाइल आ चुकी है iPhone 6 7 Plus, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी XML फाइल के कोड पे चलते हैं, यहाँ पर इसको स्प्लिट पे चलते हैं और जो ये हमारा यहाँ पर इसको बैकग्राउंड में सेट कर देते हैं हम लोग ड्रॉएबल, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ऐप है कुछ इस टाइप से यूआई दिखने लगी है, ओके। बहुत ही बढ़िया, बहुत सही दिख रही है। बट अब अगर यही चीज़ मैं आपको दूसरे फ़ोन में दिखाता हूँ, अभी एक बार आप इसकी हाइट देखिएगा, ये 5 इंच के फ़ोन पे है, एक बार 6.3 पे देखिए। तो ये देखिए कुछ कंप्रेस सा हो गया ना अंदर की तरफ, क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ कम हो गई। तो आपको ना हर स्क्रीन के हिसाब से ऐसी डिज़ाइंस बनानी पड़ेंगी, ओके। तो अगर आप देखेंगे भी तो कभी आपने देखा होगा कि जो हम लोग कई बार आपने अगर अभी एंड्रॉयड ऐप की किसी को कोड करते हुए देखा होगा या किसी भी डिज़ाइनर को देखा होगा तो अलग अलग स्क्रीन साइज़ के लिए अलग अलग वो बनाता है। तो अब आपको अगर मान लीजिए ये आप छोटे फ़ोन पे देखते हैं 3.4 इंच के, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत कम स्पेस रह गया। तो इसमें क्या है, ये चीज़ थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, वेव्स यहाँ होनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, अभी एक ही एक्सपोर्ट किया है। तो अभी के लिए समझ लेते हैं हम लोग बैकग्राउंड के लिए एक इमेज रखते हैं, बैकग्राउंड कोई बात नहीं, बैकग्राउंड चल जाएगा काम। बट
टेक्स्ट व्यू और ये सारी चीज़ें हमारी सारी स्क्रीन पे सही रहनी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ सबसे पहले कि ये जो हमारी डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी मेन, इसमें सबसे पहले मैं एक बटन ड्रॉप करता हूँ। ओके, और बटन के ऊपर नॉर्मल मैं यहाँ पर बटन में क्लिक करके ओके, और बटन का टेक्स्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ कंटिन्यू। ओके, और यहाँ स्प्लिट पे चलिए आप कंटिन्यू पे, और टेक्स्ट ऑल कैप्स को फॉल्स कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो सारी चीज़ें कैप्स लॉक में वो बंद हो जाएंगी। ओके, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहली चीज़ इसके कंस्ट्रेंट बनाने हैं आपको। तो कंस्ट्रेंट क्या है, इस बटन को मैं सबसे पहले यहाँ से ऐड कर देता हूँ और इसके बाद राइट से कनेक्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगी, और इसको उसके बाद नीचे से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो नीचे थोड़ी सी मार्जिन दे देता हूँ ताकि ये ऊपर दिखे थोड़ा सा 64। और अब इस बटन का थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। अब स्प्लिट पे चलिए आप कंटिन्यू, और यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा करने के लिए तो अगर आप चाहें तो अब इसको यहाँ से भी कर सकते हैं नॉर्मल। इस जगह से आप नीचे चल के यहाँ सारे ये प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं एट्रीब्यूट जितने भी हैं। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिज़ाइन में कर लूँगा इस स्प्लिट में आके। इससे क्या होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो नॉर्मल मैं यहाँ चलता हूँ टेक्स्ट साइज़। ओके, टेक्स्ट साइज़ को मैं यहाँ पर कर देता हूँ 20 dp। ओके, और एक्चुअली मैं SP करता हूँ। SP क्या होता है, स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल। और इसके अलावा मैं यहाँ पर इसको पैडिंग दे देता हूँ। ओके, और पैडिंग क्या होगी मेरी, मान लीजिए मैंने 20 dp दे दी, 20 dp। ओके, तो 20 dp कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसको 10 dp कर देता हूँ। ओके, अब चलते हैं हम लोग। जो ये हमारी इसकी विड्थ है, मैं चाहता हूँ ये विड्थ थोड़ी सी ऐसे रहे, चौड़ी। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर इस टाइप से कर देता हूँ। तो हमारी जो बटन है कंटिन्यू की, वो कुछ इस टाइप से दिखे। और हम लोग चलते हैं इसके बाद यहाँ पर, ये जो हम लोगों ने पैडिंग दी थी इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से फिर। ओके, तो अब देखिए अब क्या होगा कि ये जो बटन हम लोगों ने बनाई है, बटन तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं इसको अलग अलग स्क्रीन साइज़ पे देखूँ तो देखिए इस पर तो अभी तो इन सारे में तो लगभग सेम ही दिखेगा, लेकिन अगर मैं इसको छोटे वाले पे चल के देखूँ तो क्या होता है, ये देखिए बटन कितनी बड़ी लग रही है इस पर चलिए कोई बात नहीं, ये चीज़ हम लोग बाद में देखते हैं। अभी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि स्क्रीन के बाहर गया है या ओवरलैप हुआ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई है। ओके, तो हम लोग क्या करना होगा, अब हम लोग नॉर्मल यहाँ पर कुछ इनपुट टेक्स्ट लेके आते हैं। तो इनपुट टेक्स्ट आने के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट एक लेके आता हूँ। ओके, और एक और प्लेन टेक्स्ट लेके आता हूँ। तो जो सबसे पहला प्लेन टेक्स्ट होगा, मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी विड्थ जो होगी मैं इसको कर देता हूँ, एक सेकंड पहले मैं इसकी कंस्ट्रेंट ऐड कर देता हूँ। तो कंस्ट्रेंट सबसे पहला मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और जो इस साइड का पार्ट है इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और इस चीज़ को इससे कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद इसकी विड्थ है जो मैं इसको मैच कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर, ताकि इन दोनों के बीच में मार्जिन रहे। तो इससे चल के मार्जिन बॉटम से मैं इसको 24 दे देता हूँ। सेम मैं इस चीज़ के साथ करता हूँ। इवन मैं ये काम करता हूँ कि ये वाले को ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये वाले को यहाँ से आपको ब्रेक कर देना है, और इसको आपको कनेक्ट करना है इस चीज़ से। सेम यहाँ से इसको आपको ब्रेक कर देना है, और यहाँ से आपको इसको ब्रेक कर देना है, और इसके बाद इसको आपको कनेक्ट करना है इस जगह से, और इस साइड से कनेक्ट करना है इस जगह से। ओके, और इसके बाद इसको आपको यहाँ से मार्जिन दे देनी है 24। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल एक और टेक्स्ट भी यहाँ पर उठाना है और इस जगह पर ड्रॉप करना है। सो ये वाला टेक्स्ट में आपको इसको कनेक्ट कर देना है। इवन आपको इसको कनेक्ट करना है इस जगह से, और इसके बॉटम को कनेक्ट करना है आपको इस जगह से, और इसको आपको मार्जिन दे देनी है बॉटम से 24। ओके, अब इस टेक्स्ट व्यू में आपको लिखना क्या है, मैं यहाँ पर चलता हूँ इस टेक्स्ट व्यू पे, और इस टेक्स्ट व्यू में आपको लिखना है साइन इन टू कंटिन्यू। ओके, और यहाँ पर आपको कलर कर देना है, टेक्स्ट कलर शुड बी ब्लैक, और इसके बाद इसकी जो साइज़ होना चाहिए, टेक्स्ट साइज़ को मैं कर देता हूँ 18 SP। ओके, और ये होना चाहिए, स्टाइल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए बोल्ड, टेक्सटाइल शुड बी बोल्ड। ओके, तो आप चलिए डिज़ाइन वाले पार्ट पे, और देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा सही लगने लगा है, बट अभी इसको थोड़ा सा पार्ट और रह गया। जो मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो 18 से इसको करते हैं 20 SP, परफेक्ट। और इसके बाद हम लोग चलते हैं डिज़ाइन वाले पार्ट पे वापस से। अब इन बटन्स को मैं थोड़ी सी यहाँ पर इनको स्टाइल दे देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कस्टम लेआउट बनाऊँगा। तो यहाँ चलते हैं हम लोग, और इसके बाद आपको यहाँ पर चलना है ड्रॉएबल्स पे, और इस पर चल के आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल पे क्लिक करना है। ओके, और इस फाइल का आप नाम यहाँ पर क्या देंगे, नाम मैं दे देता हूँ इसका कस्टम इनपुट। ओके, और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है।
ओके, तो यहाँ पर आपको सिलेक्टर दिख रहा होगा, इस सिलेक्टर को आपको नॉर्मल सेव करना है और इसके बाद आपको यहाँ सेव लिखना है और यहाँ पर रेक्टेंगल कर देना है इसको। ओके, और इस सेव के अंदर सबसे पहले मैं आता हूँ कॉर्नर्स पे और यहाँ पर सबसे पहले रेडियस में देता हूँ 5 dp और इसको बंद कर दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रोक, तो स्ट्रोक होगा कलर दे देता हूँ मैं नॉर्मल वाइट। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपनी मेन एक्टिविटी पे और इसके बाद ये जो इनपुट फील्ड है इसमें चल के ये वाला वो लेआउट लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चलना है, इनपुट फील्ड पे चलते हैं वाली एडिट टेक्स्ट पे हम लोग को क्या लगाना है कि जो बैकग्राउंड हो हमारा, बैकग्राउंड शुड बी ड्रॉएबल। ओके, ड्रॉएबल और इसके बाद कस्टम इनपुट। ओके, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, कॉपी, और ये वाले एडिट टेक्स्ट पे चलता हूँ और ये वाले एडिट टेक्स्ट चल के आपको यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देना है। अब एक काम करते हैं हम लोग, इस पर थोड़ा सा एलिवेशन और देते हैं जिससे थोड़ा सही लगे, तो यहाँ पर 2 dp का मैं एलिवेशन दे देता हूँ। ओके, सेम इस वाले पे चलते हैं यहाँ पर और इसमें भी थोड़ा सा एलिवेशन दे देता हूँ मैं, कितना, 2 dp का। अब चलते हैं डिजाइन वाले पार्ट पे फिर से। तो हमारा यहाँ पर ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ दोनों जगह नेम लिख के आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ कि इनपुट टाइप पर्सन नेम की जगह पे यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट टाइप शुड बी टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। ओके, और टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पे मैं लिख देता हूँ, इसको आप नीचे ले जाइए, यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ हिंट। ओके, तो हिंट क्या होनी चाहिए, हिंट होनी चाहिए यहाँ पर ईमेल। ओके, ईमेल। ओके, और सेम चीज़ में चलता हूँ नीचे वाले इनपुट टेक्स्ट पे और यहाँ पर पर्सन नेम की जगह पर मैं लिखता हूँ पासवर्ड, टेक्स्ट पासवर्ड। ओके, और यहाँ पर इसको मैं हटा के यहाँ पर लिख देता हूँ हिंट और ये होनी चाहिए पासवर्ड। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए कॉर्नर रेडियस दी थी। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये जो ईमेल होगी ये बहुत ही ज़्यादा इससे चिपकी हुई होगी, तो मैं ईमेल पे चलता हूँ और यहाँ पर नॉर्मल थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। ओके, जो हमारी पैडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 dp की। और इसके बाद हम लोग सेम नीचे वाले पासवर्ड पे चलते हैं, ये वाले पासवर्ड पे, और यहाँ पे भी चल के जो हम लोग यहाँ पर एक पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग होनी चाहिए हमारी 5 dp की। ओके, हम लोग डिज़ाइन वाले पार्ट पे चलते हैं फिर से। तो देखिए हमारी जो UI है वो बनके कंप्लीट हो चुकी है, बट अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार दूसरे फ़ोनों में भी चला के देखता हूँ। 6.3 में देखिए कैसा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज आ चुका है एंड्स के, पर कोई बात नहीं, एक बार को मैं 7 इंच पे भी करके देख लेता हूँ। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है अब ये। ओके, और ये नीचे भी है, पर चलिए कोई बात नहीं। और 10 इंच पे देखें तब तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। ओके, क्योंकि डिज़ाइन ही हमारी बेकार हो चुकी है। ये डिज़ाइन को हम लोग को दूसरी तरह से बनाना होगा बड़े स्क्रीन के लिए। ओके, XD से, बट अभी हम लोगों ने क्या कहा था, डिज़ाइन सेम रखनी है। पर चलिए छोटे फ़ोन पे भी चला के देख लेते हैं। भाई सारी चीज़ें तो बाहर जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ऐप रिस्पॉन्सिव नहीं है। हम लोगों ने छोटी स्क्रीन के लिए कोई भी ऐप नहीं बनाया हमारा। ओके, अब हम लोग चलते हैं वापस से इसको डिज़ाइन वाले पार्ट पे और इसको एक बार वापस से अपने 5 इंच वाले फ़ोन पे चला के देखते हैं। सबसे पहले इस पे चलना है आपको, यहाँ पर रन पे क्लिक कर देता हूँ मैं और देखते हैं हमारा ऐप कैसा दिखता है उस फ़ोन पे। तो यहाँ पर हमारा ऐप सक्सेसफुली बन चुका है और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हमारा ऐप कैसा दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारा ऐप कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ओके, नो इशूज़, बट बेसिकली आपको यहाँ पर आपको एलिवेशन नहीं दिख रहा होगा इसमें। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट लिखा हुआ है सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चलते हैं और आपको चलना है यहाँ पर नॉर्मल वैल्यूज़ में, और वैल्यूज़ में आपको चलना है थीम्स में, और थीम्स में आपको चलना है यहाँ पर ये जो डार्क एक्शन बार है, सबसे पहले आपको ये चीज़ रिमूव करके नो एक्शन बार कर देनी है। तो आप इसको बैक करिए यहाँ से और यहाँ पर आप लिख दीजिए नो एक्शन बार। ओके, और अब आप इस चीज़ को दोबारा से रन करते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। सो तुम्हारा एक्शन बार तो रिमूव हो चुका है, बट अभी भी आपको यहाँ पर क्या है, स्ट्रोक नहीं दिख रहे होंगे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पर लेआउट बनाई थी कस्टम इनपुट, तो स्ट्रोक हम लोगों ने यहाँ पर वाइट दे दिया था और आपको एलिवेशन वहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा। तो स्ट्रोक को मैं एक बार के लिए अभी के लिए ब्लैक कर देता हूँ। ओके, और अब इस चीज़ को रन करता हूँ वापस से। सो तो हमारा इनपुट वाला काम तो सही से चल रहा है, और यहाँ पर पासवर्ड वाले पे जब मैं पासवर्ड डालता हूँ तो ये देखिए ये भी सही से चल रहा है। बट हमारा जो ऐप है इस वाली स्क्रीन पे तो चल रहा है बिल्कुल ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चल रहा है, बट ये थोड़ा क्लोज है अभी इसके, कोई बात नहीं। सो तो अगर आपको इसको छोटी स्क्रीन पे देखना है, मान लीजिए मैं इस पर आता हूँ और इसको एक बार छोटी स्क्रीन पे कर देता हूँ, तो देखिए सारी चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, ओवरलैप तो नहीं हो रही, बेसिकली ऐसा ओवरलैप नहीं बोल सकते इसको। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये इससे बाहर जा रही है स्क्रीन साइज से। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लो डेंसिटी की डिवाइस है। तो डेंसिटी कैसे पता लगती है, आपको यहाँ पर चलना है और आपको नॉर्मल यहाँ पर चलना है AVD मैनेजर पे।
तो यहाँ जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा LDPI, लो डेंसिटी पिक्सल, ओके, और यहाँ पर DPI दिख रहा होगा, यहाँ पर भी DPI दिख रहा होगा। तो आप अगर यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस पे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा होगा कितनी DPI है इसकी, और HDPI है, LDPI है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, XX HDPI, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रहा होगा। तो अब आपको ये करना है कि इस हिसाब से हर डेंसिटी के लिए अपना स्क्रीन को उसको बनाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल यहाँ पर प्रोजेक्ट पे चलना है, ओके, ये ड्रॉएबल को मैं बंद कर देता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ लेआउट पे चलना है, और ये जो एक्टिविटी मेन फाइल है, यहाँ इस लेआउट में आपको न्यू पे चलना है, लेआउट रिसोर्स फाइल पे चलना है, ओके, और यहाँ पर डेंसिटी पे क्लिक करके अब यहाँ पर आपको लो डेंसिटी की डिवाइस सिलेक्ट करनी है। लो डेंसिटी करिए और इस एक्टिविटी का नेम आप सेम इस एक्टिविटी के जैसा रख दीजिए। तो मैं लिखता हूँ एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ओके। तो आपने लो डेंसिटी सिलेक्ट कर लिया है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये आपके लिए एक XML फाइल बना देगा जो कि कैसी होगी, लो डेंसिटी की डिवाइस होगी। देखिए जैसे 2.7 है, ओके, तो वैसे ही आपके लिए क्या करेगा, एक लो डेंसिटी की डिवाइस बना दी है इसने। अब मैं ये क्या करता हूँ, कस्टम इनपुट को बंद कर देता हूँ, यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। प्रोजेक्ट में आप देखेंगे तो ये देखिए दोनों सेम फाइलों के नाम है, बट LDPI है, ये सेम, इतना फ़र्क है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं चलता हूँ और इस वाले कोड को, ये 5 इंच वाला जो था हमारा 5 इंच पे सही चल रहा था, इसके कोड पे चलता हूँ मैं और इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और LDPI वाले में भी यही कोड पेस्ट कर देता हूँ, ओके। अब LDPI की डिज़ाइन में चलिए, और अब अगर आप इसको छोटी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये ओवरलैप कर रहा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही होना भी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने सेम कोड डाल दिया है। बट अगर आप स्प्लिट पे चलें, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो डिज़ाइन है इसको छोटा कर दूँ मैं, इसके साइज़ को, इसमें इतना बड़ा थोड़ी ना रखना है हम लोगों को। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस स्क्रीन के हिसाब से, ओके, और इस वाले को भी छोटा कर देता हूँ, और ये जो बटन है इसके साइज़ को भी मैं छोटा कर देता हूँ इस स्क्रीन के हिसाब से ही, और ये साइन इन वाला पेज है इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ इसी के साइज़ के हिसाब से, ओके। तो अब देखिए ये पासवर्ड वाला कॉलम भी थोड़ा सा छोटा। तो ये देखिए अब ये वाला पार्ट कैसा है, अब ये सही लग रहा है क्योंकि ये इसमें सेट हो गया है सही से। तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये ऐप है ये नॉर्मल 3.4 पे भी सही UI दिख रही है। और अब अगर इसको मैं दूसरे बड़ी स्क्रीन पे देखता हूँ, ओके, और इसको डिज़ाइन पे चलता हूँ, डिज़ाइन वाले पार्ट चलते हैं, तो ये तो हमारी लो डेंसिटी वाली डिवाइस की UI है। और यही अगर मैं इसको मेन फाइल हमारी खोलूँ और उसके डिज़ाइन वाले पार्ट पे चलूँ, तो ये जो हमारी UI है ये मेन वाली UI है। इसमें क्या है, बटन भी बड़ी है, साइज़ कंटिन्यू भी बड़ा है, और जो हमारी ये वाली लो वाली है इसमें क्या है, ये इस टाइप से है। तो अब क्या होगा, जो हमारा जब ऐप रन होगा तो इसको पता होगा कि जो डिवाइस है उसमें कौन सी वाली UI हम लोग को दिखानी है, ओके। यहाँ पर आप इसको नॉर्मल छोटा वाला स्क्रीन पे देख लीजिए, इस टाइप से इस पर दिखाई देगी। तो यार अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या किया, एक लो डेंसिटी के लिए एक एक्टिविटी बना ली है, और एक जो हमारी दूसरी एक्टिविटी है वो हम लोगों ने क्या किया, हाई डेंसिटी के लिए नॉर्मल बना लिया। तो अब अगर हम लोग का ऐप कोई एंड्रॉइड डिवाइस चलता है जिसकी डेंसिटी हाई है, मान लो कि इनमें से कोई फ़ोन है ऐसे एग्जांपल के लिए, तो भैया उसमें तो ये वाली स्क्रीन हमारी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही कोई छोटी स्क्रीन वाला फ़ोन आएगा जैसे कि 3.4 वाला, तो अगर मैं इसको यहाँ पर चल के ये वाली डिवाइस सिलेक्ट करूँ तो उसमें क्या होगा, ये वाली एक्टिविटी चलेगी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को क्या करना होगा, प्रोजेक्ट पे दोबारा चलना होगा, एक्टिविटी मेन पे चलना होगा, और यहाँ पर चल के न्यू, उसके बाद लेआउट रिसोर्स फाइल, और वापस से यहाँ डेंसिटी पे आएंगे हम लोग और इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अब हम लोग को दूसरी डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी वाली डिवाइसेस के लिए यहाँ पर बनाना होगा। तो मीडियम डेंसिटी वाले के लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ऐसी ही हमारी मीडियम एक्टिविटी के लिए वाइट आ जाएगा। तो अब अगर कोई डिवाइस ऐसी है इसकी डेंसिटी मीडियम डेंसिटी है, ओके, और उस पर हम लोग अपना ऐप चलाएंगे, तो अभी इसमें कुछ नहीं है, तो वो वाइट ही स्क्रीन दिखाई देगा, ये वाली लेआउट्स नहीं आएंगी उसमें। तो मैं स्प्लिट पे चलता हूँ, ये वाला कोड यहाँ से कॉपी करूँगा, ओके, और हम लोग यहाँ पे मीडियम डेंसिटी वाले पे स्प्लिट पे चलते हैं और इसमें ये वाला कोड अपना पेस्ट कर देते हैं, ओके। और अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये देखिए ये जो हमारा है ये मीडियम डेंसिटी वाले के लिए बन गया है ऐसे ही। तो हम लोग चाहें तो मीडियम डेंसिटी के लिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी डिवाइस जो मीडियम डेंसिटी की हो, हम लोग को कैसे पता लगेगा, तो जैसे कि ये वाला है जो ये मीडियम डेंसिटी के लिए है, ओके। और वैसे हम लोग इस पर ना करके डिवाइस नहीं है, वैसे ही कारों के लिए है। तो हम लोग चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग इस पर चलें और इस जगह AVD मैनेजर पे चलें, तो हम लोग देख सकते हैं क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस करके, ओके। तो आप लोग को यहाँ पर चलना होगा और आपको यहाँ देखना है MDPI कहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो वो जो डिवाइस होगी, ये देखिए ये जो MDPI है, तो ये जो डिवाइस है ये नॉर्मल ये होगी मीडियम डेंसिटी के लिए, और इस पर आपको नेक्स्ट करना है, ओके। और यहाँ पर R हम लोग को जो वो है उसको बना रहने देना है, और उसके बाद यहाँ पर
इस पर फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो क्या करेगा, हमारे लिए यहाँ पर एक डिवाइस बना देगा। ओके, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और आप यहाँ पर आइए और मीडियम डिवाइस के लिए आपको यहाँ पर चलना है। ओके, तो ये हमारी मीडियम डिवाइस, मीडियम पे तो ये वाला हमारा कोड सही दिख रहा है। वैसे हम लोग चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग को ये पीछे की जो इमेज होती है सब में चेंज करनी पड़ेगी अलग अलग स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से। तो आप यहाँ देखेंगे इनके बीच में गैप काफ़ी है, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं मीडियम में। ओके, इस टाइप से। और वही अगर आप देखेंगे लो डेंसिटी में, तो लो डेंसिटी में ये ऑलरेडी यहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से आपको अलग अलग स्क्रीन साइज़ के लिए, अलग अलग डेंसिटी के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ बनानी पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं, अगर मैं इस वाली इमेज, इस वाले इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर दूँ अगर, तो क्या होगा। तो ये देखिए, तब तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं लग रहा है। तो इसको मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसको मैं वापस से पोर्ट्रेट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर दोबारा चलते हैं और अपनी मेन एक्टिविटी फाइल पे चलते हैं। ये फाइल हमारी मेन एक्टिविटी, इस पर चलते हैं। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर नॉर्मल एक नई फाइल बनानी होगी। नई फाइल के लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल यहाँ पर चलूँगा, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अ लैंडस्केप वेरिएशन, इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर। ओके, और ये क्या करेगा, इसको एक लैंडस्केप बना देगा। और आप यहाँ पर अगर चलते हैं प्रोजेक्ट पे, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये एक्टिविटी मेन डॉट एक लैंड टाइप की फाइल बन चुकी है। ये क्या कर रहा है, बेसिकली लैंडस्केप मोड के लिए इसने एक हमारे लिए फाइल बना दिया है। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अपने डिजाइन को सेट करेंगे ताकि लैंडस्केप में बनी रहे। तो इसके लिए मैं इसको सबसे पहले नीचे लाता हूँ और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इनको थोड़ा थोड़ा मैं दोनों को छोटा करता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया। ओके, और साइन इन टू कंटिन्यू। और मैंने इनके बीच की जो ये पैडिंग है इसको भी थोड़ा सा छोटा करना है मुझे। तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और इसको भी थोड़ा सा नीचे। ओके, और अब इन सबको थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ। तो अब देखिए, तो ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे ठीक लगने लगा है। और मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि छोटा हो गया। हाँ, तो अब ये देखिए, ये ऑलमोस्ट इक्वल है। साइन इन टू कंटिन्यू भी हमारा सही हो गया है। तो देखिए, अब पोर्ट्रेट मोड पे अगर हम अपना डिवाइस चलाएंगे, तो मैं काम करता हूँ, इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो ये जो हमारा ऐप है वो पोर्ट्रेट मोड में बेसिकली कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, नॉर्मल जैसा कि चल रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 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 इस ऐप को मैं ऐसे रोटेट कर दूँ अब, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने इस ऐप को रोटेट किया। ओके, मे बी मेरी स्क्रीन रोटेशन ऑफ है, इस वजह से कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं एक बार को स्क्रीन रोटेशन ऑन कर देता हूँ अपने फ़ोन का और इसको ऑन कर दिया जाए। सो हमारा एंड्रॉइड ऐप है वो क्या हुआ है, रोटेट हो चुका है। बट अभी भी देखिए जो है यहाँ पर ये साइन इन टू कंटिन्यू ऊपर आ रहा है इसके। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो चीज़ है ये हम लोगों ने इस फ़ोन पे ट्राई की हुई है। अभी मैं इसको एक बार 5 इंच वाले फ़ोन पे ट्राई करके और देखता हूँ। ओके, तो इस पर तो सही आ रहा है। तो हमारे फ़ोन का नाम क्या है, Pixel 3 है। तो हम लोग Pixel 3 पे चला के देखते हैं। और ये देखिए, इसमें ये चीज़ क्या है, यहाँ पर ऊपर आ रही है इसके। तो मुझे साइन इन टू कंटिन्यू को थोड़ा सा नीचे करना है। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको चला के दिखाता हूँ, फिर से चला के देखते हैं कि हमारे एंड्रॉइड डिवाइस पे कैसा चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम लोग को यहाँ पर नॉर्मल अपनी ईमेल लिखनी होगी। ओके, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ इस टाइप से। और यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। और ये क्या होगा, इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो हमारा ऐप जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर। और हमारी यूआई भी यहाँ पर पोर्ट्रेट लैंडस्केप दोनों में सही काम कर रही है। जब हम इसको रोटेट करेंगे एक बार मान लीजिए, तो ये कुछ इस टाइप से नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ओके, सो जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो ये देखिए हमारा ऐप यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है। इसमें क्या है, ये वापस से जिस जगह पे था वैसे ही आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड बनाते हैं। तो अब जो हमारा लैंडस्केप मोड है, मे बी इसमें भी हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी वाली बात होगी। अब मान लीजिए हाई डेंसिटी में जाता हूँ तो कुछ इस टाइप से अलग अलग डेंसिटी पे अलग अलग चलेगा। मान लीजिए 5 इंच की डिवाइस है तो उसमें हो सकता है ये चीज़ ऊपर नीचे ओवरलैप कर जाए। तो इस चीज़ों को आपको थोड़ा सा देखते हुए चलना है। मान लीजिए मैं कोई हाई डेंसिटी वाली डिवाइस पे गया तो देखिए यहाँ ज़्यादा गैप हो गया। तो ये सब मुझे क्या करना पड़ेगा, और मान लीजिए ये और ज़्यादा डेंसिटी वाले पर अगर मैं चलता हूँ तो ये देखिए और ज़्यादा नीचे चला जा रहा है। तो ये सब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। जितनी बड़ी डेंसिटी और उनकी साइज़ आता जाता है पोर्ट्रेट मोड में भी। तो सेम केस। और मान लीजिए मैं 3.4 वाले साइज़ पे गया। ओके, तो 3.4 वाले के लिए कोई भी यहाँ पर लैंडस्केप मोड है ही नहीं लो डेंसिटी वाली डिवाइस के लिए। मैं इस लो डेंसिटी वाली डिवाइस ही है और मैंने इस पे गया और इसको लैंडस्केप मोड पे अगर मैं करूँगा तो ये इसी वाली डिवाइस पे इसको खोल देगा। तो ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात है हमारे लिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल यहाँ प्रोजेक्ट पे चलना पड़ेगा और जो हमारे रिसोर्स फाइल्स हैं यहाँ पे चलते हैं हम लोग। और ये देखिए रिसोर्स फाइल्स में हम लोग यहाँ पर लेआउट पे चलते हैं और ये देखिए एक्टिविटी मेन के अंदर 4 फाइल्स हैं। ये लैंडस्केप के लिए, मीडियम डेंसिटी के लिए, लो डेंसिटी के लिए और जो हमारी डिफ़ॉल्ट है इस पर हम लोग चलते हैं। न्यू फाइल पे चलेंगे और यहाँ पर हम लोग को चलना है लेआउट रिसोर्स फाइल। और इसके बाद आपको यहाँ चलना है ओरिएंटेशन और इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लैंडस्केप सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर डेंसिटी पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डेंसिटी भी सिलेक्ट करनी है कि हाँ भाई जब लो डेंसिटी हो तो फाइल का क्या नाम हो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्टिविटी।
ओके, अंडरस्कोर मेन, सेम नाम, ओके, इस तरह से। और इसके बाद मैं पुरानी वाली लैंडस्केप फाइल का कोड लूँगा यहाँ से, कॉपी, और जो नई वाली हम लोगों ने एक्टिविटी बनाई है इसमें चल के मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो मैं अभी के लिए बाकी सारी फाइल्स हटा देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। और आप डिज़ाइन देखिए, इसमें क्या है, ये देखिए ओवरलैप कर रहा है बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा बड़ा है ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को मुझे छोटा करना पड़ेगा। तो हम लोग इस पर चलेंगे, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये जो ईमेल वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ओके। और इसके साथ साथ मुझे इन सब के साइज़ भी छोटे करने पड़ेंगे। तो मुझे यहाँ स्प्लिट पे चलना है, इस वाले पार्ट पे चलते हैं, साइन इन टू कंटिन्यू, ये 20 है, इसको मैं यहाँ 10 कर देता हूँ। ये रहा हमारा टेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं डिज़ाइन वाले पार्ट पे। तो ये जो ईमेल और पासवर्ड है ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लिखे हुए हैं, तो मुझे इसके अंदर चलना है स्प्लिट पे, और इनका जो टेक्स्ट साइज़ है इनको थोड़ा सा छोटा करना है। तो हम चलते हैं पासवर्ड वाले पार्ट पे, और यहाँ चलते हैं साइज़, टेक्स्ट साइज़, इसको मैं करता हूँ 10 dp, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर ये छोटा हो चुका है। सेम हम लोग चलते हैं ईमेल वाले पार्ट पे, और इसके अंदर भी जो हमारा टेक्स्ट साइज़ है इसको मैं छोटा करता हूँ 10 dp, ओके। अब हम लोग चलते हैं वापस से अपने डिज़ाइन वाले पार्ट पे। और अब आप देखिए ज़रा, ये जो हमारा कोड है ये बिल्कुल सही हो चुका है, लेकिन ये कंटिन्यू वाली बटन अभी भी वो कर रही है। तो कंटिन्यू पे चलते हैं वापस से, और जो टेक्स्ट का साइज़ है इसको मैं वापस से कर देता हूँ 10 sp, ओके। अब चलिए डिज़ाइन वाले पार्ट पर। अब देखिए हमारा जो ऐप है सही लगने लगा है छोटी स्क्रीन के ऊपर भी। अब छोटी स्क्रीन के ऊपर अगर मैं पोर्ट्रेट करता हूँ, ओके, तो ये आएगा। लेकिन अगर छोटी स्क्रीन के ऊपर मैं इसको लैंडस्केप करता हूँ तो देखिए ये आएगा। लेकिन अगर आज आप इसको करेंगे भी तो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, पोर्ट्रेट पे LDPI/एक्टिविटी मेन पे जाए, और अगर लैंडस्केप पे तो यही है। और ऐसे ही मैं अगर पोर्ट्रेट वाले से लैंडस्केप पे जाऊँगा तो land/LDPI/एक्टिविटी main_XML। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अलग अलग स्क्रीन के लिए अलग अलग UI बना सकते हैं और उनको रेंडर करा सकते हैं। बाकी एंड्रॉयड हमारा देख लेता है बाकी पार्ट की कौन सी UI किस डेंसिटी पे लगानी है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको अब ये जो हमारी लॉगिन स्क्रीन है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग फायरबेस के थ्रू अपना ऐप को लॉगिन कराएंगे। इसमें लॉगिन ऐप बनवाएंगे हम आपको एक, और उसमें सेशन को स्टोर करना सीखेंगे, कैसे हम लोग सेशन मेंटेन कर सकते हैं लॉगिन कराने के बाद। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुए हो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के और आपकी UI के कंस्ट्रेंट लेआउट के, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।